माना जाता है, क्योंकि ऑक्टेट रूल पढ़ोगे आप केमिकल बॉन्डिंग में स्टार्टिंग में, वो बात करता है इस तरह की कि ऑक्टेट पूरा हो गया तो स्टेबल हो गया। लेकिन आपको भी पता है कि ऑक्टेट से सारे मॉलिक्यूल्स नहीं समझा सकते, सब कुछ किससे चलना होता है, पोटेंशियल एनर्जी से चलना होता है। तो एनर्जी के रेस्पेक्ट में ही बात की जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ वो सुन लो, ऑप्शन दिया हुआ है कि हालांकि ऑक्सीजन से O2 माइनस जब बनता है, सवाल ऐसा है, ऑक्सीजन से O2 माइनस बनता है तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, फिर भी प्रोसेस एंडोथर्मिक क्यों होता है? वो ये कहना चाह रहा है कि कोई स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली एनर्जी रिलीज कर रहा होगा ना। लेकिन ये दोनों चीजें जो हैं यहां पर क्या है, उल्टी है। ये कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, लेकिन एनर्जी के हिसाब से स्टेबिलिटी गेन नहीं कर रहा है। हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? हमेशा किसको देंगे? एनर्जी को देंगे। पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या देंगे? हमेशा प्रायोरिटी देंगे। तो ये एनर्जी क्यों एब्जॉर्ब हुई, एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों हुआ, ये लिखवाया हुआ मैंने, रीजन बोलो। क्या था? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्यों? क्योंकि एक माइनस से दूसरा माइनस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले से एक्स्ट्रा है और दूसरा भी नया गया, तो बताओ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज्यादा हो जाएंगे। और अगर रिपल्शन बढ़ गए किसी सिस्टम में तो सिस्टम की एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी? तो यहां पर बढ़ जाती है। तो उसमें जो आंसर है, जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ये है कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो होता है वो ओवरकम कर जाता है किसको? इस ये कॉन्फ़िगरेशन वाले फैक्टर को। वो आंसर टिक करना है आपको, है ना। आउटवेज करके ऐसा कोई ऑप्शन बना रखा होगा उन्होंने, ओवरकम की जगह कुछ और वर्ड यूज किया होगा। बच्चे आते नहीं है, कुछ कुछ चेहरे ऐसे हैं जो एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं फिर नहीं आते हैं, है ना। अब वो मुझे चेहरे तो याद हो ही चुके हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे को ये याद नहीं रहती शक्लें, है ना। 8 साल का एक्सपीरियंस मेरा ऑफलाइन में है, ऑनलाइन में तो 1 ही साल का है। तो मेरे को शक्लें याद रहती है, मैं शक्ल देख के बता सकता हूँ बैच, है ना, कि कौन से बैच का है। तो इसलिए क्लास जो है वो बंक बिना रीजन के मत किया करना, बिना रीजन के। हाँ, हेल्थ इश्यू है, कोई और दिक्कत है तो एक अलग बात है, लेकिन फालतू में तो क्लास नहीं छोड़नी है, फालतू में। और अगर छोड़नी है तो फिर क्लास नहीं, तैयारी छोड़ो। क्योंकि वो पैसा क्यों खराब कर रहे हो फिर यहाँ रहने का, पापा मम्मी का? भाई एक दिन आना है, एक दिन नहीं आना है, ये मिल जाती है रिकॉर्डिंग। हम तो इसके, हमने तो बोला भी था मीटिंग में कि ये रिकॉर्डिंग देने का कोई मतलब नहीं है, बच्चा आएगा ही नहीं। वो यही सोचेगा कि नहीं गए तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। उसको नुकसान का एहसास होना चाहिए ना क्लास छोड़ने का, तब तो वो क्लास करेगा। उसको एहसास ही नहीं है नुकसान का, मिल गया उसको रिकॉर्डिंग, देख रहा है आराम से, फिर हल्के में हो जाए। ठंड, अभी तो ठंड आने दो, कोई नहीं आएगा। कौन उठ के आएगा सुबह सुबह सर्दी में, ना। तो ये ठीक है, अब क्या करें, फैसिलिटी कई बार जो है वो उसका मिस यूज किया जाता है। ये उसलिए नहीं दी हुई आपको कि आप बिना मतलब क्लास ना आए और बस वीडियो देख लें, है ना। देखता हूं मैं वहां पर वो जो पीछे जो बेंचे है ना 3-4, वहां पे डेली ऐसा होता है कि कभी दिखता है कभी कोई नहीं दिखता। एक तो वो डॉन ही है, नहीं दिखा, है ना। डॉन कल भी नहीं, डॉन सीधे 2-2 3-3 दिन छुट्टी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। उससे फर्क मुझे नहीं पड़ता, फर्क तुमको पड़ेगा, और वो तुमको अभी महसूस नहीं होगा, वो होगा, खतरनाक झटका लगेगा। कौन सा वाला? सेकंड वाला? फर्स्ट वाला? गैस से कहाँ जा रहे हो? तो मॉलिक्यूल्स को दूर, मतलब एटम्स को दूर ले जा रहे हो, पास ला रहे हो? पास ला रहे हो तो रिपल्शन कर रहे हो या अट्रैक्शन कर रहे हो? पास लाना क्या होता है? अट्रैक्शन बढ़ाना होता है। दुनिया में अट्रैक्शन जब भी होगा एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो रिलीज को क्या बोलते हैं? एक्सो। इसका उल्टा होता तो मेटल। हाँ यस, हम इसको यही मान के चल रहे हैं कि ये मेटल का बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है ना। चलो, बाकी कौन सा वाला है? हाँ, ऑक्सीजन वाले सारे केस हो गए। लिथियम से लिथियम माइनस क्या लिखोगे? एक्सो। बेरिलियम से बेरिलियम माइनस एंडो। एन माइनस से एन, एन माइनस से एन एक्सो होगा। क्यों? यस यस यस, बिल्कुल बढ़िया। क्योंकि आपने यहां पर एक चीज लिखी है, एन से एन माइनस एंडो है, तो एन माइनस से एन क्या होगा? एक्सो होगा। अब ये ऐसा केस है जिसमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी एक्सोथर्मिक आता है। एन माइनस से एन पर गए तो ये है क्या? प्रोसेस क्या है? आईपी तो है, लेकिन ये किसकी आईपी है? न्यूट्रल की या एनायन की? तो एनायन की आईपी जो है वो एक्सो और एंडो दोनों हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि उसकी न्यूट्रल की ईए क्या है। अगर इसके न्यूट्रल की ईए एंडो है
तो इसके एनायन की आईपी क्या होगी, एक्सो होगी, उल्टा होगा इसमें, ठीक है भाई। और ऐसा और किस किस में हो सकता है, क्या बेरिलियम के लिए भी सोच सकते हो, क्योंकि उसमें भी बेरिलियम में भी क्या होगा, उल्टा होगा। क्या आप इनर्ट गैसेस के लिए भी सोच सकते हो, मैग्नीशियम के लिए भी सोच सकते हो, बस ठीक है, फिर अब आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। Cl2 से 2Cl, समझो इस बात को, Cl2 से 2Cl क्या होता है, Cl2 का मतलब है Cl Cl का बॉन्ड, और इनको आपने 2Cl का मतलब बॉन्ड है या तोड़ दिया। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, रिपल्शन या अट्रैक्शन। बॉन्ड तोड़ने का मतलब आपने किसके अगेंस्ट वर्क किया, किसके अगेंस्ट वर्क किया, अट्रैक्शन के अगेंस्ट। जब भी वर्क करोगे आपका खर्चा लगेगा, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो एब्जॉर्ब होगी तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। ये प्रोसेस भी एंड होगा। थोड़ा सा नया दिया, सबने गलत कर दिया, ठीक है। एन, इसको सही करना, Na प्लस किसकी है ये, हाँ इसको सही करना, Na प्लस एंड Cl माइनस, NaCl बन गया। क्या एनायन कैटायन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन हो गया, रिपल्सन होगा। तो सिंपल है, ये तो सबको पता है, आयनिक बॉन्ड जानते हो, वैसा है ये, NaCl बन गया, एक्सोथर्मिक हो गया। S से S2 माइनस, एंडो, उसको एक्सो करो, 11 वाले को एंडो करो। O से एंडो होगा, आईपी है ना वो तो, सिंपल आयोनाइजेशन पोटेंशियल है ना ये तो, बस। आप आप ये बोलो ना कि O से O जो प्लस है वो तो आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई न्यूट्रल की, और न्यूट्रल और कैटायन की आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ही एंडोथर्मिक होती है। एनायन की लिखने के लिए हम सोचते हैं कि न्यूट्रल की EA क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे, बताओ। Cl2 का मतलब मॉलिक्यूल, Cl2 का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, Cl और Cl में क्या बना हुआ है, बॉन्ड। अब इस बॉन्ड को तोड़ोगे तभी अलग अलग होंगे, और बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। तो फिर मतलब इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, और अगर एब्जॉर्ब होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक बोलेंगे। सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है भाई। इसका बॉन्ड आप इस बनाओगे तो बॉन्ड बनता है तो अट्रैक्शन होता है, तो उल्टा प्रोसेस जो भी मैंने लिखवाया है उसका उल्टा प्रोसेस, उसका उल्टा ही होगा, समझ रहे हो बात, जहां एंडो है वहां एक्सो, जहां एक्सो है वहां एंडो, बिल्कुल परफेक्ट है। इसका उल्टा प्रोसेस जो है वो अकॉर्डिंगली आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। चले आगे, लगाइए हेडिंग फिर। अच्छा, कुछ ऑर्डर और है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की EA नहीं बताई थी मैंने, बताई थी क्या, बताने की जरूरत भी नहीं है, ये लो। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सबको याद होता है, यही पूछा जाता है हर बार। बताओ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, मतलब इनमें सब में इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर। तो चेंज क्या है, प्रोटॉन की नंबर जो है वो चेंज है, जिसमें जितना प्रोटॉन उसका जेड इफेक्टिव उतना ही, और जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसको इलेक्ट्रॉन उतना ही क्या होगा, पसंद। तो मतलब प्लस वाले की नीयत ज्यादा होगी बुलाने की या माइनस वाले की, भूखा कौन है इलेक्ट्रॉन का, प्लस, ज्यादा भूखा ज्यादा बुलाएगा, जितना ज्यादा बुलाने की नीयत उतना ज्यादा खर्चा। तो बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, Mg2+ की मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम किसकी होगी, क्योंकि जो ऑलरेडी माइनस है उसको आप अगर एडिशन कराओगे तो उसकी इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हो कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो इस तरफ इंक्रीजिंग कर दूं क्या, अरे बोलो, क्या ऐसा ही सेम ऑर्डर आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए था, क्या ऐसा ही सेम ऑर्डर आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए था। तो अच्छी बात यह कि आपको अलग अलग याद नहीं रखना है, माइनस वाले की आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम थी और माइनस वाले की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, कम होगी। जितना माइनस उतनी कम, प्लस वाले की ज्यादा, जितना प्लस उतना ज्यादा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो किसके, पॉजिटिव और अपॉन नेगेटिव, ऐसा लिख सकते हो। ये सेम चीज आप आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए भी सेम था, है ना, सेम चीज है ये। तो आपको अलग याद करने, हाँ साइज में उल्टा होगा, क्योंकि साइज के दोनों ही इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी भी साइज के इनवर्सली रिलेटेड होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी साइज के इनवर्सली रिलेटेड होती है। तो फिर साइज का आंसर उल्टा आएगा। साइज में क्या होता है, माइनस ऊपर प्लस नीचे, साइज में क्या होता है, माइनस वाला सबसे बड़ा, प्लस वाला सबसे छोटा, ज्यादा प्लस ज्यादा छोटा, ठीक है। तो वो साइज का ऑर्डर है। अच्छा, इसी तरह से क्या आप डायरेक्ट, अब ये तो आपको पता ही है, O और O प्लस,
में इलेक्ट्रॉन एडिशन किस में आसान होगा? अच्छा, Cl और Cl माइनस किस में आसान होगा? तो इसका मतलब है आप ये वाला फॉर्मूला इसके लिए भी लगा सकते हो। तो चाहे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो सेम एलिमेंट के, सेम एटम के आयंस हो, दोनों के लिए फॉर्मूला यही एप्लीकेबल है। आप इसमें भी देखो, प्लस वाले की ई ज्यादा ज्यादा, फिर माइनस वाले की ई कम कम, तो न्यूट्रल वाले की ज्यादा, और उससे माइनस वाला जो है प्लस वाला होगा तो और ज्यादा। मतलब आप इससे आगे ऐसा लिख सकते हो ना, क्या दिक्कत है? ऐसा लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ये लो लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन जो एडिशन है वो सबसे ज्यादा आसान इसी में होगा क्योंकि ये भूखा है। उसके बाद न्यूट्रल, और सबसे कम जो पहले से माइनस है वो उस सबसे कम इच्छा रखेगा। यहां तक सबको क्लियर? एक सवाल आपको करना है, जल्दी करो, बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा? ये हो जाए तो अगला भी हो गया। लाओ, गलत। कौन सा? गलत है। इतना आसान होता तो मैं देता थोड़ी। दो चार चीजें सोचनी पड़ेगी, ऊपर नीचे, कहां से कहां मूव कर रहे हो, दो चीजें तो ध्यान में रखनी। हो गया? बहुत दूर हो, नहीं देख पाऊंगा। हाँ बताओ। आलस आ गया? हम्म, नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं। आपने कर लिया, दिखाओ। नहीं, चलो मैं कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। चेक कर लेना, क्या पता जल्दबाजी में मैंने किसी को नहीं भी बोल दिया हो। जल्दबाजी में उसका सही भी हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता किसी का सही था यहाँ पे। एक बार इसीलिए क्रॉस चेक कर लेता, एक बार क्रॉस चेक कर लेता। ये मूवमेंट पहचानते हो? क्योंकि सेकंड वालों से ज्यादा किसकी होती है, याद है? कह सकते हैं कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से बोरॉन की कम रह गई और एल्यूमिनियम की ज्यादा होती है। तो बोरॉन एल्यूमिनियम में तो कौन ज्यादा है, ये तय पता लग चुका है कैसे, कि सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड में सेकंड पीरियड वालों की कम, थर्ड पीरियड वालों की ज्यादा। अब एल्यूमिनियम का जो पीरियड है, एल्यूमिनियम का जो पीरियड है उसी में तो कहीं पे सोडियम बैठा है इस तरफ, बीच में आता है मैग्नीशियम, जो कि बर्बाद कैसे वो तो मैंने दिया भी नहीं है। तो इसको तो वैसे ही हटा दो, ये लो, ये तो है नहीं। लेकिन बात ये है कि ये होता है S1 और ये होता है P1, और इसमें लगता है पेनेट्रेशन। S1 और P1, और इसमें क्या लगता है, पेनेट्रेशन। मैंने कहा था इसमें दो सोचना पड़ेगा, टॉप टू बॉटम सोचो। और S1 P1, अब होना कौन ज्यादा चाहिए था पीरियड के अंदर, एल्यूमिनियम। हो कौन गया, हो कौन गया? तो इसका मतलब ये तो सीधा सीधा हो गया, बोरोन से ज्यादा एल्यूमिनियम से ज्यादा सोडियम। ये लो, लिखा था मैंने, जिनकी नोटबुक देखी उसमें तो नहीं था। हाँ, क्या किसी का? आपका था, बहुत बढ़िया। तुक्के में था, तुक्के में? नहीं नहीं, तुक्का ही हो। अगला, अगला किसने किया? देखो, जब कभी भी इस तरह से आपको कंपैरिजन दिया हुआ है और थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूज, आप ये चीज ध्यान रखो कि हेलोजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो ज्यादा होती है। कारण हेलोजन एक ऐसी स्पीसीज है जो एक इलेक्ट्रॉन खाकर क्या बन जाएगी, फुलफिल्ड। मतलब उसके इलेक्ट्रॉन खाने की नीयत सबसे ज्यादा होगी। कारण वो हमेशा सोचता है कि एक इलेक्ट्रॉन आए, मैं फुलफिल्ड हो जाऊं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होती है, हेलोजन्स की। अगर आप इसको देख रहे हो, ये एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, अगर कभी मुश्किल सवाल आया। और वैसे ये दो बार पूछा जा चुका है। आप पीवाई क्यूज में देखोगे, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर दिया हुआ मिलेगा आपको।
है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। मैंने एक वर्ड बोला कि हैलोजन की ज्यादा होती है। क्या बोला मैंने? हैलोजन की ज्यादा होती है। तो इसका मतलब है एफ और सीएल, एफ और सीएल ओ और एस से क्या होंगे? ज्यादा होंगे। और एफ सीएल में कौन ज्यादा होगा? सीएल। तो इसका मतलब है सीएल से मैक्सिमम तो कुछ नहीं। लो, एक ऑर्डर तो बन गया। अब ओ और एस में ज्यादा कौन? वो भी सेकंड और थर्ड वाला है। सेकंड और थर्ड में किसकी ज्यादा होती है? थर्ड की। तो इधर कौन आएगा? सल्फर। फिर कौन आएगा? ओ। सही था ये सबके? हाँ, हाँ। मैंने कहा हैलोजन की ज्यादा होती है। हैलोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, है ना। बाकियों से कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा निकल के आएगी। तो सिंपल सा है, यहां पर लॉजिक लिखना है तो लिख देना ब्रैकेट में, बिल्कुल सिंपल सी हिंदी में ही लिख देना, हैलोजन की ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि डीपीपी का एक सवाल अभी किसी ने पूछा था मेरे से, अभी कोई पूछ के गया था डीपीपी का, आपने पूछा था, उसमें भी यही लॉजिक लग रहा है ना। उसमें भी यही लॉजिक लग रहा है कि किसकी मैक्सिमम नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और किसकी मिनिमम है। तो बताओ, मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है? जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा, उसका डेल्टा एच इजी सबसे ज्यादा नेगेटिव। समझ रहे हो मेरी बात को? वापिस बता दूं, बुलाने की नीयत को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और बुलाने के बाद जो खर्चा किया जाता है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। तो जिसके बुलाने की नीयत ज्यादा, वो खर्चा भी क्या करेगा? ज्यादा। तो ई ज्यादा, तो डेल्टा एच इजी भी क्या होगी? मोर नेगेटिव होगी। क्या होगी? मोर नेगेटिव। ये सब नेगेटिव होते हैं, मैं मानता हूं, सारे ही नेगेटिव है। अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखोगे तो इसमें सारे ही नेगेटिव है। लेकिन बताओ सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है? ये। उससे कम नेगेटिव वैल्यू ये, उससे कम नेगेटिव वैल्यू ये, और उससे भी कम नेगेटिव वैल्यू ये है। सारे ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि यहां नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम और इनर्ट गैस तो है नहीं। तो ये तो वो केस है जिसमें सब में क्या होगा? एक्सो होगा। दोनों सवाल पर इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, क्योंकि ऊपर वाला सवाल जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है, वो तो मुझे नहीं लगता कभी पूछा जाएगा, क्योंकि उसमें हर कोई आंसर निकाल नहीं पाएगा, है ना। भूल जाते हैं, दो कॉन्सेप्ट एक साथ नहीं लगते कई बार। और पांचवा जरूर, जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट पिंक कलर का जो सॉल्ड एग्जाम्पल के बॉक्स होता है ना, उसमें दिया हुआ है ये। तो ये जरूर कभी भी पूछा जा सकता है, कभी भी। ठीक है, चलो। और उन्होंने भी यही बात समझाई है कि हैलोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, और उससे उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि एफ और सीएल को ज्यादा कर दो, फिर सेकंड थर्ड में सेकंड वालों की कम, थर्ड वालों की ज्यादा। दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं इसमें, हो जाएगा। चले आगे। लिख लिया सबने? हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ई एन। बता सकता है कोई क्या होती? इलेक्ट्रॉन को, वो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होता है। अच्छा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, कौन से बॉन्डेड है? आयनिक बॉन्डेड। तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे या शेयर होंगे? तो डेफिनेशन में लिखा होता है ये, बढ़िया, बिल्कुल डेफिनेशन में क्या लिखा होता है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। खींचना है, सिर्फ अट्रैक्ट करना है, ऐसा नहीं कि निकाल के खुद ही खा गए। माइनस नहीं बनना है, पार्शियल माइनस बनना है, पूरा माइनस नहीं बनना है, पार्शियल नेगेटिव बनना है। और इसको कहते हैं ईएन। अब ईएन जो है वो सबसे बढ़िया है, क्यों? क्योंकि ये किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम की प्रॉपर्टी नहीं होती। ये क्या होती है? रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है, जो किसी एक बॉन्ड में, एक कोवेलेंट बॉन्ड में जो एडजेसेंट एटम होते हैं, सपोज ए और बी के बीच में क्या है? बॉन्ड बना हुआ है, और ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर है। जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा होगा, तो इफ अगर En, मान लिया En ऑफ ए इज ग्रेटर देन En ऑफ बी, तो बताओ इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, ए या बी? हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है जिसको इलेक्ट्रॉन क्या हो? पसंद हो। जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद हो, तो जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद होगा वो अपनी तरफ खींचेगा। और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो खुद के सर पर कैसा चार्ज आएगा? पूरा नेगेटिव या पार्शियल नेगेटिव? हाँ, क्योंकि पूरा तो नहीं लिया है ना इसने, सिर्फ अपनी तरफ थोड़ा सा क्या किया है? शिफ्ट किया है। तो अगर ऐसा है तो क्या ये ऐसा बन जाएगा क्या? इस तरह से ए, और अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरफ मूव हो जाएंगे।
इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कुछ इस तरफ मूव हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज्यादा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। लेकिन बदले में उस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट भी तो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, मतलब जितना ये माइनस खाएगा उतना ही सामने वाले को क्या देगा, प्लस चार्ज देगा। अब मैं कहूं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को बढ़ाता जाऊं, मेरी बात को समझना, सपोज यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ है, कुछ मान लिया हमने, अब मैं कह रहा हूं कि और ज्यादा हो गया डिफरेंस। ठीक है, पहले मान लिया हमने इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और इसकी क्या है, 2 है, तो डिफरेंस कितना आया, 1। अब मैंने यहां पे 3 रखा और इसको 1 कर दिया, डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस बढ़ गया क्या। डिफरेंस अगर बढ़ गया तो बताओ इलेक्ट्रॉन की जो खींचातानी है वो भी बढ़ जाएगी। मतलब एक तरह से मान के चलो कि दो बराबर लोगों को रस्सी खींचने के लिए बोला जाए, तो एक कोई एक दूसरे की तरफ नहीं जाएगा, फिर एक को थोड़ा सा कमजोर कर दिया तो कमजोर वाला थोड़ा पहलवान वाले की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो डिफरेंस है, मतलब इनके बीच में ताकत का डिफरेंस है, तो वो उतना शिफ्ट हो ही जाएगा। फिर मैंने और कमजोर को खड़ा कर, एकदम हड्डी पहलवान ऐसा खड़ा कर दिया, पूरा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। यहां पूरा नहीं आता, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जितना डिफरेंस इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में होगा, इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है बॉन्ड के अंदर वो भी उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग उसकी तरफ उतनी ही ज्यादा। अब गैप जितना ज्यादा, डिफरेंस जितना ज्यादा, जिसको कहते हैं डेल्टा ई एन, क्या कहते हैं जिसको, डेल्टा ई एन। डेल्टा ई एन जितना ज्यादा, शिफ्टिंग उतनी ही ज्यादा होगी, और शिफ्टिंग जितनी ज्यादा होगी, क्या ये माइनस प्लस मैग्नीट्यूड में उतने ही ज्यादा आएंगे। और माइनस प्लस का आना कहलाता है पोलैरिटी। क्या कहलाता है, क्या आपने पोलर बॉन्ड नाम सुना है, क्या आपने नॉन पोलर बॉन्ड नाम सुना है। पोलर बॉन्ड किसको कहेंगे, जिसके बॉन्ड में क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है, मतलब बायस्ड होती है सिचुएशन, बराबर हिसाब किताब नहीं है, इधर चार्ज ज्यादा और इधर चार्ज कम। क्या HCl पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि HCl का जो भी मॉलिक्यूल होगा उसके इस एंड पे क्या होगा, नेगेटिव, और इस एंड पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और यहां पर पार्शियल नेगेटिव। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कारण क्योंकि बराबर हिसाब नहीं है, सिमेट्रिकली चार्ज नहीं है। ये माइनस वाला हिस्सा हमेशा रोज रात को प्लस का सपना देखता है, और ये प्लस वाला हमेशा किसका सपना देखता है। तो मतलब इन दोनों की नीयत खराब है, और जब नीयत खराब होती है तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है ना, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होना चाहते। तो चार्ज जब भी बढ़ेगा स्टेबिलिटी को क्या करता है, कम करता है। तो चार्ज का मतलब होता है लालच। चार्ज का मतलब क्या होता है, लालच। किसी के एंड पर माइनस बढ़ गया तो अब उसके प्लस के लिए लालच बढ़ गया, किसी के एंड पर प्लस बढ़ गया तो उसका माइनस के लिए लालच बढ़ गया। मतलब केमिकल रिएक्शन में पोलर मॉलिक्यूल्स जल्दी रिएक्टिव होते हैं, पता है आपको। कारण क्या है, क्योंकि उन पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, बायस्ड होता है। पोलर का एक और शब्द होता है डाइपोल। क्या होता है, डाइपोल। तो क्या ये HCl डाइपोल है, डाइपोल 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 इंड्यूस डाइपोल, क्या ऐसे शब्द सुने हैं। ये वही होता है और कुछ नहीं है। पोलर मॉलिक्यूल्स को क्या बोला जाता है, डाइपोल बोला जाता है। अब HCl में तो एक ही बॉन्ड है, HCl में तो एक ही बॉन्ड है, और मॉलिक्यूल भी, मतलब आप मॉलिक्यूल कंसीडर कर लो तो एक ही बॉन्ड है। और बॉन्ड की पोलैरिटी को एक्सप्लेन करता है कौन, EN कह दो या डेल्टा EN कह दो, एक ही बात है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा प्लस माइनस, जितना ज्यादा प्लस माइनस बॉन्ड उतना ज्यादा पोलर। तो प्लस माइनस ज्यादा कब आएगा, जब डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पोलैरिटी, बॉन्ड की पोलैरिटी को कौन एक्सप्लेन करता है, बताओ कौन करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी करती है, डिफरेंस। और मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को कौन एक्सप्लेन करता है, बोले ये तो आपने बताया नहीं, ऐसे डायरेक्ट कौन बोले, ये क्या बदतमीजी है, डायरेक्ट कैसे पूछ लिया आपने। मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को कौन एक्सप्लेन करता है, ये भी तो मॉलिक्यूल है, किससे एक्सप्लेन कर रहे थे। तो क्या मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एक्सप्लेन कर देंगे कि नहीं, ये ऐसे रुक के पूछ रहा है, मतलब गड़बड़ तो है। जिस मॉलिक्यूल में बॉन्ड ही एक है, जिस मॉलिक्यूल में बॉन्ड ही एक है, वहां तो हम आंसर डायरेक्ट ही किससे दे देंगे, EN से, क्योंकि उसमें EN और डाइपोल मोमेंट एक ही बात है। उसके अंदर EN का और डाइपोल मोमेंट का एक ही मतलब होता है। क्यों, क्योंकि डाइपोल मोमेंट ये कहता है कि मोर नेगेटिव जो हिस्सा होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिधर ज्यादा होता है उधर हम वेक्टर असाइन करते हैं।
इलेक्ट्रॉन का फ्लोज इधर ज्यादा होता है, उधर हम क्या करते हैं, वेक्टर असाइन करते हैं। तो बताओ HCl में वेक्टर H से Cl की तरफ होगा या Cl से H की तरफ? H से Cl, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, Cl की। तो इस एंड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन की तरफ हम क्या बनाएंगे, वेक्टर बनाएंगे। तो डाइपोल मोमेंट एक ऐसी चीज है जो ओवरऑल मॉलिक्यूल की पोलैरिटी बताता है, और पर्टिकुलर बॉन्ड की पोलैरिटी कौन बताता है, En। बॉन्ड की पोलैरिटी पूछेगा तो En, मॉलिक्यूल की पोलैरिटी पूछेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल तो ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें एक नहीं ज्यादा बॉन्ड हो। समझ रहे हो मेरी बात को? इसमें तो मैंने मॉलिक्यूल ही ऐसा लिया जिसमें बॉन्ड कितना है, एक। अब आप En से बोलो, डाइपोल मोमेंट से बोलो, फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। लेकिन इससे एक मिसकंसेप्शन जो है हमारे दिमाग में हो जाता है, और वो क्या है मिस कॉन्सेप्ट, हम गलत क्या समझ जाते हैं वो समझो। हमको लगता है कि जब कभी भी किसी मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड होगा, और पोलर बॉन्ड होने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, तो हमको लगता है वो मॉलिक्यूल ही पोलर होगा। हम ऐसा सोच लेते हैं कि जब कभी भी किसी मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड्स होंगे, तो हम उस मॉलिक्यूल को क्या मान लेंगे, पोलर मान लेंगे। आप भले ही अभी ऐसे सुन रहे हो, पर मुझे पता है, अभी तो नहीं सर कह रहे हो, लेकिन मुझे पता है आप ये करते हो। पता, स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट बोलता हूं मैं, सुनना। CO2 इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पोलर बॉन्ड्स। CO2 is a non-polar molecule due to absence of polar bond। आधी से ज्यादा जनता को बहुत सही स्टेटमेंट लगेगा, खासतौर से एग्जाम के प्रेशर में, क्योंकि CO2 नॉन पोलर, CO2 नॉन पोलर याद करके गए। CO2 नॉन पोलर इस वजह से नहीं है कि उसमें पोलर बॉन्ड नहीं है, पोलर बॉन्ड है, लेकिन आपस में कैंसिल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि CO2 की पोलैरिटी जब आप चेक करोगे तो केवल एक बॉन्ड देखोगे, या जितने बॉन्ड है सारे देखोगे। और जब सारा चेक करते हो, मेजर करते हो, तो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो CO2 का डाइपोल मोमेंट 0 आता है, क्योंकि CO2 ऐसा होता है, क्या ये पोलर बॉन्ड है, ये पोलर बॉन्ड है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आता है, और ये इधर जाएगा। ये भी आगे जाके सीखोगे कि ऑक्सीजन की En ज्यादा होती है, आगे सीख जाओगे। तो जिसकी En ज्यादा होती है उसकी तरफ क्या करते हैं, हम वेक्टर असाइन करते हैं। लेकिन अभी तो और बाकी है, CO2 ऐसा ही थोड़ी होता है, ऐसा होता है। ये भी कैसा, पोलर बॉन्ड है, यहां पर भी क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव होगा। तो बताओ इधर भी क्या आ जाएगा, वेक्टर। अब क्या इसमें पोलर बॉन्ड तो थे ना, लेकिन पोलर बॉन्ड एक दूसरे से लड़ मरे, पोलर बॉन्ड एक दूसरे से लड़ मरे, क्योंकि सराउंडिंग एटम दोनों तरफ क्या है, एक जैसे, एक जैसे हैं। तो जो भी वेक्टर की वैल्यू इसकी आएगी, जो भी वेक्टर क्वांटिटी इसकी आएगी, वही वेक्टर क्वांटिटी इसकी भी आएगी। दो सिमिलर वेक्टर अगर 180 डिग्री पर हैं, तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है, 0। इस वजह से ये आपस में लड़ मरे, और इसका म्यू क्या हो गया, 0। ये हम सीखेंगे कहां, डाइपोल मोमेंट में। आज तो सर आपने यहां क्यों पढ़ाया, आपका दिमाग खराब है क्या? आपका खराब ना हो इसलिए पढ़ाया। क्यों? क्योंकि HCl को आप पोलर मॉलिक्यूल बोलना सीख जाते हो यहां पर, तो आपको लगता है कि पोलर बॉन्ड मतलब मॉलिक्यूल पोलर, और फिर आपको यहीं पर जो बात समझ आती है वो डाइपोल मोमेंट में आप समझना ही नहीं चाहते। आपको लगता है हम तो सीख चुके हैं, अब क्या दिक्कत है। तो ऐसी गलती मत करना, पोलर बॉन्ड्स होने का मतलब मॉलिक्यूल पोलर नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल की ओवरऑल पोलैरिटी En नहीं, डाइपोल मोमेंट से डिसाइड होती है। और डाइपोल मोमेंट हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, कोवेलेंट बॉन्ड के बाद, कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड के बीच में। मैं पहले आयनिक बॉन्ड नहीं पढ़ाता हूं, बता देता हूं मैं आपको, मैं पहले कौन सा बॉन्ड बताता हूं, कोवेलेंट, है ना। जनता सारी जितनी है वो सब आयनिक बॉन्ड पहले पढ़ाती है, मैं कोवेलेंट बॉन्ड पहले पढ़ाता हूं। ठीक है भाई, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई क्या आपको, है ना। लिखना नहीं है, ये लिखोगे तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, और लिखना भी है तो पेंसिल से कॉपी की छत पे लिखो, है ना। कॉपी की छत जानते हो, हाँ ठीक है। तो बताओ इसकी En ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल। एक और मजेदार बात बताऊं, लिखनी नहीं है, और समझ में नहीं आए तो वापस भी नहीं पूछना है, समझ में नहीं आए तो वापस भी नहीं पूछोगे, पता, प्रॉमिस करो। क्यों? क्योंकि वो कभी नहीं पूछी जाएगी, वो तुम किसी को पूछकर मजे ले सकते हो उसके, है ना, उसके मजे ले सकते हो, दूसरे बैच के या किसी छोटे मोटे तो टीचर से भी पूछ लेना। नहीं बताएगा। बताओ, En इक्वलाइजेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि बॉन्ड बनने के बाद दोनों एटम की En बराबर हो जाती है। En इक्वलाइजेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि बॉन्ड बनने के बाद दोनों की En क्या हो जाती है, बराबर। इलेक्ट्रॉन खींचे, जिसकी En ज्यादा थी उसने क्या खींचे, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा
तो जितनी भूख है उतनी रोटी खा रहा है, तो उसके बाद भी उसको भूखा बोलोगे क्या? मतलब जिसको जितनी भूख है उसने अपनी मिटा ली, तो बॉन्ड बनने के बाद तो बराबर हो गया इसका मतलब। आपने पूछा नहीं ये चीज मुझे कि सर EN ज्यादा है, मान लिया, और लेकिन अब तो माइनस आ गया। और एग्जाम्पल चलो ऐसे समझते हैं, H है कितनी होती है 2.1, कितना होता है 2.1, ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी, मैं लिखवा दूंगा। Cl होता है 3.0, Cl कितना होता है 3.0। कौन किसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा? है क्लोरीन खींचेगा तो क्या खाएगा, और ये क्या खाएगा? अब मुझे अगर इन दोनों को बराबर करना है तो इसकी EN तो बढ़ेगी और इसकी EN, और आगे जाके पढ़ोगे बोले प्लस चार्ज आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और माइनस चार्ज आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। अगर इन दोनों को इक्वल करना चाहूं तो मुझे करना क्या है बताओ? इसको तो मैं क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा घटाऊंगा, और इसको अगर ये बढ़ने की तरफ जाएगा और ये घटने की तरफ आएगा तो इसका मतलब है एक लेवल पे जाके दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। EN इक्वलाइजेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि बॉन्ड बनने के बाद दोनों की EN क्या हो जाती है, सेम, क्योंकि जिसको जितनी जरूरत थी उसने खींच लिया ना। अब किस बात का डिफरेंस? तो हम जो ये डिफरेंस बोलते हैं ये इनकी स्टैंडर्ड कंडीशन में जाकर जो वैल्यू निकाली हुई है उससे बोलते हैं। हम रिजल्ट नहीं बोलते हैं, हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। सॉरी, हम जो क्या बोलते हैं, डेटा है जिसकी वजह से ये चीज हुई है वो बोलते हैं। हम स्टार्टिंग बोलते हैं कि इसकी EN ज्यादा कम है और इसकी EN ज्यादा है, लेकिन साथ के साथ देखो जिसकी ज्यादा है उस पर क्या आ चुका है, माइनस आते ही EN घटेगी, और जिसकी कम है उस पर क्या आ चुका है, और प्लस आते ही क्या होगी, EN बढ़ेगी। तो इसकी तो बढ़ानी है और इसकी घटानी है, तभी तो बराबर होगा, इसीलिए माइनस प्लस आता है। ज्यादा होती है उसके, अब मैं बोल रहा हूं ज्यादा होती है, मान लिया, ठीक है। कब बोल रहा हूं, जब दोनों जुड़े हुए हैं। अब मैं रिलेटिव चेक कर रहा हूं, आप समझना मेरी बात को, हाइड्रोजन की Cl की तुलना में चेक कर रहा हूं। रिलेटिव प्रॉपर्टी बोला है मैंने, रिलेटिव चेक करूंगा तो कैसे चेक करूंगा कि हाइड्रोजन की किसके रिलेटिव में चेक करूंगा, क्लोरीन। तो देखो आप खुद सोचो इस पर क्या आ रहा है, तो इसको देखकर आपको क्या लगा कि इससे इलेक्ट्रॉन किस तरफ गए हैं? तब तो आप बोल रहे हो ना कि इसकी कम है, तभी तो गए हैं उस तरफ। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मैंने इक्वलाइजेशन की जो बात करी वो आपके कभी काम नहीं आएगी। और मैंने कहा समझ नहीं आए तो छोड़ दो, लिखवाऊंगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं, लिखवाऊंगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं। क्या पता कोई पूछ ले, एग्जाम में नहीं, लेकिन कोई मजे लेने के लिए तुमसे पूछ गया तो क्या जवाब दोगे? अब तुम मजे ले सकते हो, रीजन नहीं समझा सको उसको कोई बात नहीं, लेकिन बोल देना कि लगा ले लाख लाख रुपए की शर्त, बॉन्ड बनने के बाद दोनों की EN क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, ऐसा बोल देना। और वो आपसे 2 लाख की लगाएगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, ऐसा होता है। इक्वलाइजेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिसको जितनी जरूरत थी उतना प्लस चार्ज आ गया। मतलब अगर वाकई में डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, इनकी EN अगर वाकई में इतनी ही रहती, मान लो, ठीक है, तो क्या होता? फिर तो एक तरह से आप कह सकते हो ना कि बॉन्ड के अंदर जो है वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अभी भी गड़बड़ होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो आप चार्ज लगा रहे हो, इस चार्ज का मतलब ही यही है कि इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए और उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। जब उसने दे दिए तो उसकी बढ़ गई होगी और इसने ले लिए तो इसकी घट गई होगी, और दोनों बराबर आके रुक गए होंगे। तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग भी कितनी होगी इसका भी तो कोई अता पता होगा। ऐसा थोड़ी कि खींचा ही जा रहा, कहां तक खींचेगा, जब तक कि सामने वाले के बराबर ना हो जाए वहां तक खींच लेगा। क्लियर है? नहीं समझ आया, भूल जाओ, भूल जाओ, फर्क ही नहीं पड़ता, भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखिए अब, चीजें लिखो। पहले EN लिखा, EN समझ में आया। अब EN का डेफिनेशन लिखिए। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट shared pair of electrons, tendency to attract shared pair of electrons, tendency to attract shared pair of electron। आप नहीं लिख रहे? कहाँ लिख रहे? ओ, नीचे लिख रहे, पक्का लिख रहे हो ना? और ये मॉड्यूल क्वेश्चंस अभी कर रहे हो साथ के साथ? तो हाँ, अरे तो मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, साथ के साथ कर रहे हो तो करो। अगर आपको चीजें आती है तो साथ के साथ सवाल लगाओ। जिसको आता है, जिसका इस बार नीट में स्कोर अच्छा खासा हो रहा है, वो अगर चाहता है कि मैं पीरियोडिक टेबल क्यों पढ़ रहा हूँ फिर से, तो डेफिनेटली उसको मेरी स्पीड से पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक दिन में भी खत्म कर सकता है इसको, इन सब को।
उसको यहाँ 14 लेक्चर बैठने की जरूरत नहीं, 14 लेक्चर बैठ के। तो जिसको जो चैप्टर आता है अच्छा खासा स्कोर कर रहा है, उसको टीचर की स्पीड से नहीं चलना है, उसको सिलेबस जो भी खत्म होगा उससे 2 महीने अपना सिलेबस पहले खत्म कर देना है ना। हाँ, कोई टॉपिक नहीं आता है, बिल्कुल जीरो है, वहां पर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, डेफिनेटली आप क्लास में आओ और टीचर की स्पीड से ही समझो उस चैप्टर को। तो लेकिन जो आता है उसके लिए फिर से टीचर की स्पीड पे चलने की कोई, क्योंकि मैं आपको सबको कंसिडर करके चल रहा हूं ना, मैं तो उसको मान के चलूंगा। आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कौन सी होती है? सबसे स्लोएस्ट। तो जो सबसे स्लो है सीखने में, मेरे को वो ध्यान में रखना है बस, मैं उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाऊंगा, तो मुझे लगता है बाकी सबको समझ में आ जाए। लेकिन आपको अगर आता है तो आप क्लास अगर मिस नहीं करना चाहते, ठीक है, क्लास में आना चाहते हो, कोई बात नहीं, मॉड्यूल लाओ, क्वेश्चन करो। इसलिए मैं पूछ रहा था, मैं ऐसे आपको डांट नहीं रहा हूं, है ना। और ऐसा हो तो फिर पीछे बैठ जाओ। उसका उसका कारण है कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, पर डिस्टरबेंस होता है। ऐसा लगता है ना कि यार मैं बोल रहा हूँ नहीं लिख रहा है कोई, आप लिख रहे थे ना, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, है ना, या मॉड्यूल खुला हुआ है। तो एक फ्रंट लाइन में तो क्या होता है कि भाई सबसे बेस्ट लर्नर चाहिए हमको, क्योंकि वो हमको डिस्टर्ब करते हैं अगर वो कुछ भी करें। कोई पेन खींच रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ऐसा ये आगे वालों में नहीं होना चाहिए, है ना। आगे वाले एकदम डिसिप्लिन में, वरना फिर बैक बेंचर किसको कहेंगे, क्या मतलब उसका? वो तो पीछे वाले ही होते हैं। पीछे वालों के लिए थोड़ी सी खुली छूट है कि भाई आराम से देखो, वो डॉन है ही नहीं ना, कहाँ देख रहे हो, मतलब वहां बैठता, जगह फिक्स है। ये होती है प्रेजेंस। रुतबा देख रहे हो, रोला देख रहे हो डॉन का, नहीं है लेकिन बात हो रही है। तो ऐसे बनो जीवन में कि जगह फिक्स है, कोई नहीं बैठा उसकी जगह पे, कूट दिया जाएगा। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया आपने? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इट इज ए, हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, it is a unitless quantity and unitless quantity and does not depend on electronic configuration। खुशियां मनाओगे इसके बाद, है ना। डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुतों ने राहत की सांस ली कि यहाँ हाफ फिल्ड फुल फिल्ड वाले एक्सेप्शन नहीं आएंगे, छोड़ो, है ना। डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। प्रैक्टिकल डेटा है, 3 तरह के साइंटिस्ट थे, पॉलिंग, मुलिकन और ऑलरेड रोशो। तीसरा जैसा नाम है वैसा ही उसका काम था, कोई नहीं जानता, ठीक है ना, उसका कभी यूज नहीं किया जाता। हाँ, सबसे ज्यादा यूनिवर्सली जो अडॉप्टेड है वो है पॉलिंग स्केल। कौन सा स्केल है? पॉलिंग। तो पॉलिंग की कुछ स्केल की वैल्यू हम लिख देंगे, है ना, जब हमको जरूरत होगी तब मैं लिखवा दूंगा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल हम फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। ये लिख लो आप, ये वाला, सिर्फ ये लिख लिया, ठीक है। पेन गिर गया आपका, पेन ले लेना, मैं नहीं उठाऊंगा। नहीं, कल मैंने भलाई करी थी, बताता हूँ, बताऊं, कल मैंने भलाई करी। यहाँ पेन पड़ा था, भलाई भी यहीं पे किसी किसी का गिर गया होगा, यहाँ पड़ा रहता है, गिर गया होगा। तो यहाँ पेन पड़ा था, मैंने पेन उठाया, उठा के जब वापस ऊपर उठा तो मेरा सिर यहाँ टकराया, और गंदा टकराया, खून आ गए उसी वक्त, ठीक है, यूं देखा तो खून हो गए। और वो बाकी स्पीड ब्रेकर तो बन ही गया था, ऐसा हो जाता है ना, तो वो तो बन ही गया था, और खून भी आ गए थे। एक बार के लिए तो आगे काला काला हो गया था, और चिड़िया नहीं उड़ती वैसे उड़ रही थी। मैंने कहा अब क्या करूं, थोड़ी देर रुक गया, ऐसे हो गया ऐसे। बच्चे बोले छोड़ दो, मैंने कहा तुम तो यही चाहते हो, तुम्हारी तो दुआ में रोज सिर फूटे मेरा। कह रहे छोड़ दो सर, आपके लग गई, कैसे पढ़ाओगे मुझे? मैंने कहा मान लो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं कहाँ हूं तो अलग बात है, लेकिन मैंने ये बोला क्या? बोले नहीं, तो मैंने कहा फिर मैं पढ़ा सकता हूँ बस, ठीक है। तो मेरी याददाश्त सही थी, एक बार के लिए तो लगा कि गई, ब्लैंक हो गया, एकदम काला, एकदम कोई नहीं दिख रहा था मेरे को, बहुत तेज लगी थी। इसलिए पेन मैं नहीं उठाऊंगा, और वो तो है भी लोहे का ना। चल, फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएन।
क्या हो गया? क्या हो गया? वीडियो कॉल तो स्पीड ब्रेक देख लो। मैं कहा वो स्कूटी से रिलेटेड ही बात पे हंसना आया। स्कूटी पर वीडियो कॉल, स्पीड ब्रेकर, है ना? सारे काम स्कूटी पे ही करते हो आप? नहीं, आप नहीं चलाते? नहीं आती? तो सीखो और पहले दिन वीडियो कॉल करना स्कूटी पे, ताकि सीखने की इच्छा जड़ से खत्म हो जाए। फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएन। पहला, बहुत आसान, साइज। अच्छा, ये ईएन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। कौन है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है? कौन कौन? ए और बी आपने लिखा, एटम है, तो एटम में कौन है जो खींच रहा है? एटम में कौन है जो खींच रहा है? अरे न्यूक्लियस बोलो यार। इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेंगे या न्यूक्लियस खींचेगा? कौन खींचेगा? न्यूक्लियस। तो जिसकी साइज छोटी होगी उसका न्यूक्लियस पावरफुल होगा क्या? तो साइज छोटी होने पे न्यूक्लियस पावरफुल, बताओ इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेगा, तो ईएन क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो साइज और ईएन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली है? डायरेक्टली। अरे साइज ज्यादा तो न्यूक्लियस की डिस्टेंस, डिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन मुश्किल से लगाएगा। तो इसका मतलब साइज और ईएन इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। नहीं समझ आया? पक्का? ये लो फिर। नेक्स्ट, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये ईएन भी क्या होगी? बढ़ेगी। भाई ठीक है, मान लिया वो बॉन्डेड स्टेट में है, लेकिन अल्टीमेटली पसंद तो उसको इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को खींचने का मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा होना चाहिए। जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो ईएन ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दीजिए। ठीक है भाई। लेकिन ये हम साइज वाला फैक्टर देखते हैं इन अ ग्रुप जनरली। ये जो लिखा हुआ होता है वो सब जनरली होता है, इसमें एक्सेप्शंस हो सकते हैं। साइज क्या होती है? बढ़ती है, तो ईएन क्या होगी? घटेगी, है ना? और पीरियड के अंदर क्या होता है? जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, तो ईएन भी क्या होती है? इंक्रीज। लेकिन ये जनरल है, ये जनरल ट्रेंड है, याद रखना। इनमें गड़बड़ हो सकती है, और यहां पर गड़बड़ के लिए कोई फैक्टर नहीं चाहिए। यहां पे गड़बड़ के लिए कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि पॉलिंग स्केल का अगर डेटा याद है तो आप बोल दोगे कि इसकी कम किसकी ज्यादा, अदरवाइज कुछ नहीं। इनर्ट गैस की, इनर्ट गैस का जेड इफेक्टिव, इनर्ट गैस की ईएन को जीरो माना जाता है, क्योंकि यहां पर हम मानते हैं, हालांकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो ईएन इनर्ट गैस होती है वो बॉन्ड बनाती है, लेकिन इस लेवल पर आकर हम वो बात नहीं कर सकते। तो यहां पर प्रॉपर्टीज की जब स्टडी करते हैं तो ईएन क्या मानी जाती है उनकी? जीरो। क्या मानी जाती है? जीरो। ठीक है, तो वहां पर ऑर्डर में हम कभी मेंशन ही नहीं करेंगे उसको, कभी नहीं। अगला आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। जानते हो क्या होता है? क्या होता है? सर डेफिनेशन नहीं बता सकते, बस बता सकते हैं। हाँ बताओ। हाँ हाँ, मैंने कहा था ना, बैठ जाओ। इसकी डेफिनेशन बताना मुश्किल है थोड़ा सा, मैं बताता हूँ कैसे होता है। सराउंडिंग एटम को अपने अपने चार्ज के साथ हटा दो, और पीछे जो चार्ज बचता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं सुना था आज से पहले? अभी सुन तो। PCl3 क्या है? PCl3, Cl माइनस में रहता है, ये पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो नहीं सीख पाओगे। और मैं यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं सिखा रहा हूँ, जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ वो तो जुगाड़ है। आपको प्रॉपर NX वैल्यू जीरो करके और वो सब रिडॉक्स वाले सर सिखाएंगे, वहां सीख जाना। पर यहां मुझे बताओ, उसके लिए ये तो पता होना ही चाहिए कि Cl क्या रहता है? -1 में। कितने Cl? तो 3 - भगा दो, 3 - भगा दो, पीछे उसका उल्टा चार्ज छोड़ दो, वही उसकी क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब सराउंडिंग एटम्स को अपने रेस्पेक्टिव चार्ज के साथ रिमूव करने पर सेंट्रल एटम पर जो ऑपोजिट चार्ज बचता है वही उसकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है ना? क्योंकि निकलती किसकी है ये? जनरली सेंट्रल एटम की, जनरली।
ऐसा नहीं है, सराउंडिंग एटम की भी निकलती है, पर जनरली किसकी निकालते हैं, सेंट्रल एटम। अगर मैं PCl5 लिख दूं तो कितने Cl, 5 Cl। 5 Cl मतलब 5 माइनस हटाओ, पीछे क्या लगा दो, उल्टा चार्ज +5 HNO2। ओहो, ये क्या कर दिया, नाइट्रोजन पे निकालनी है, नाइट्रोजन पे कैलकुलेशन करोगे या देसी तरीके से निकालोगे। ऑक्सीजन -2 होता है इन जनरल, हालांकि परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड भी होता है, पर यहां वो है नहीं। ऑक्सीजन क्या होता है, -2। ऑक्सीजन क्या होता है, -2। एक ऑक्सीजन -2 तो दो ऑक्सीजन -4 हो गए। -4 भगाओ, पीछे क्या कर दो। लेकिन हाइड्रोजन माइनस में भागता है या प्लस में, तो +1 भगाओ और पीछे क्या कर दो, दोनों का हिसाब निकाल दो, क्या हो गया, ये आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3। क्या HNO3 की निकाल सकते हो, HNO3 की क्या हो जाएगी, HNO3 की क्या हो जाएगी, 3 -2 कितने हो गए, +6, +1 -1 कितना हो गया, +5, ये निकल गई। ये तो ठीक है, ये तो आसान आसान है, मुश्किल चीजों की निकालना अपने को जरूरत भी नहीं है, और वो रेडॉक्स वाले सिखाएंगे। मैक्सिमम केस में तो ये जुगाड़ काम कर जाएगा, मोर देन 95% केस में तो आप वैसे ही कर लोगे। क्यों, क्योंकि आप कहां फंसोगे, ऐसी जगहों पे, ऐसी जगहों पे फंसोगे। आप बोलोगे पोटेशियम +4 में है, बात ही खत्म। लेकिन सिर्फ ऑक्साइड नहीं, सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड भी होते हैं। ऑक्सीजन पर 2- ऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन 2 पर 2- पर ऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन पर 1- 2 ऑक्सीजन पर 1- सुपर ऑक्साइड होता है, ये नॉर्मल ऑक्साइड होता है। ज्यादातर केस आपको कौन से मिलेंगे, नॉर्मल ऑक्साइड के। जैसे इसमें है तो ये नॉर्मल ऑक्साइड का कैसे, नॉर्मल ऑक्साइड का कैसे। लेकिन वो जो KO2 है ना, वो नॉर्मल ऑक्साइड नहीं है। उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज जो कि बहुत आसान है वो पता होनी चाहिए, कि पोटेशियम कभी भी +1 के अलावा कुछ नहीं दिखाएगा। ये सबको अगर पता है, क्या बोला मैंने, पोटेशियम क्या एक के अलावा कुछ दिखा सकता है क्या। और अगर इसको बैलेंस करना है तो सामने वाले पर भी -1 होना चाहिए, तभी तो KO2 लिख पाओगे। और सामने वाले पर -1 का मतलब वो क्या हो गया है, सुपर ऑक्साइड। तो ये पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड है ना। ये देखकर ऐसा लगता है कि हम +4 कर दें, पहला ऑप्शन भी +4 ही होगा उसमें। और आप देखोगे कि सर ने हमको सिखाया हुआ है जुगाड़, और मेरे जुगाड़ की हत्या कर दोगे। मैंने कहा ये मैंने बता रहा हूं तो ये किसके लिए बता रहा हूं, ऑक्साइड। अगर आपको इन तीनों का नॉलेज है तो आप कर लोगे। और ये बहुत कम देखने को मिलेंगे, घबराइए नहीं। ज्यादातर कौन से देखने को मिलेंगे, ऑक्साइड, ज्यादातर ऑक्साइड। H2SO4 निकाल सकते हो, क्या होगा, क्या होगा, +6 होगा, निकल गई पक्का। ऑक्सीडेशन स्टेट H2SO3, HClO4, HClO4, HClO3, HClO4, बताओ क्या लिखोगे। Cl पर निकालनी है, सेंट्रल एटम Cl है। बताओ, 3 ऑक्सीजन -2, जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक वो -2 ही है, सब ऑक्साइड ही है ये ना। कितना हो गया इसका, +5 हो जाएगा। अरे भाई +6 -1 +5 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। निकल गई ऑक्सीडेशन से, तुरंत निकाल पा रहे हो। H2SO4 निकाल सकते हो तुरंत। कितने इसके, इसको भगाओ +8, दिमाग में सोच लो, इसको भगाओगे पीछे +8 आएगा, इसको भगाओगे पीछे -2 आएगा, +8 और -2 कितना हो जाएगा। H2SO3 निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, निकल रही है, फटाखट निकल रही है। Mn2O7, ये तो याद है। मैं बात कर रहा हूं, निकाल के दिखाओ। 7 मतलब -2, कितना हो गया, -14। -14 भगाओ, +14 लगाओ, लेकिन कितनों पे, और 2 पे +14 तो 1 पे, ये हो गया +7। कर सकते हो अब ऐसे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, अब आते हैं वापस अपनी बात पे, ये तो मैंने ऐसे ही सिखा दिया आपको, काम आएगा कहीं पे। अब बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से हुआ क्या। एक सेकेंड, M यहां पर मैंने लिखा कि M- या 2-
m माइनस m, m प्लस m2 प्लस, इधर से इधर जा रहा हूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है या बढ़ रही है? ये माइनस वाले को ज्यादा तो नहीं मानते हो ना, क्योंकि -2 -1 0 +1 +2 इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? बढ़ रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो प्लस चार्ज ही तो बढ़ रहा है, और हमको पता है प्लस चार्ज बढ़ेगा तो En, क्योंकि प्लस चार्ज बढ़ने पर जेड इफेक्टिव, प्लस चार्ज बढ़ने पर जेड इफेक्टिव, तो इधर से इधर आ रहे हो तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है? और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो अल्टीमेटली जेड इफेक्टिव ही तो बढ़ रहा होगा, पॉजिटिव बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होगा, तो En भी क्या होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब एक एलिमेंट अलग अलग En शो कर सकता है क्या? एक एलिमेंट अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो कर सकता है? आंसर है यस। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट तो अलग अलग हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि सराउंडिंग में कौन जुड़ा हुआ है। अमोनिया और NF3 दोनों में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होगी ना। CH4 और CF4 दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? अलग अलग होगी, क्योंकि CH4 में कार्बन पर -3 आ रहा है और CF3 में कार्बन पर +3 आ रहा है। कौन से वाले कार्बन की En ज्यादा होगी? माइनस वाले की या प्लस वाले की? CH3 वाले की या CF3 वाले की? याद रहेगा? तो ऐसा वाला बना लो। फिर इधर में ये सवाल लिख देता हूं, इसकी En ज्यादा, इसकी En ज्यादा, और Mn वापस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आलस कर लिया। ये +4, इसकी ज्यादा। ये होता है जैसे CH4, सॉरी CH3 और CF3, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ, चौथा बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, नाराज हो जाएंगे अभी बहुत सारे, चौथा बॉन्ड का है। कार्बन को 4 बॉन्ड के बिना देखते ही दुखी हो जाते हैं। बताओ अब ठीक है। इस पर कितना आ रहा है? -3, इस पर कितना आ रहा है? +3। ये -3 और ये +3, इसकी 3.47 के आसपास पहुंच जाती है। डेटा याद नहीं करना है, जस्ट बता रहा हूं। ये मतलब प्रूव कर रहा हूं कि देखो ज्यादा हो चुकी है। इसकी 2.5 के आसपास होती है। स्टैंडर्ड कंडीशन में कार्बन की En जब भी पूछी जाएगी 2.5 बोलना है। आपसे कोई ऐसा स्पेशल केस नहीं डिस्कस करेगा कि बताओ CF3। ये CF3 आप जब ऑर्गेनिक में पढ़ोगे तो अपने आप पता लग जाएगा कि हाँ CF3 में कार्बन की En ज्यादा होगी। कारण, क्योंकि जो सराउंडिंग एटम है उसकी En अगर ज्यादा होती है, सराउंडिंग एटम है ये ऐसा है ना, C, ये F और ये F, किसकी En ज्यादा है कार्बन और फ्लोरीन में? फ्लोरीन की। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने लगता है, और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो इनके ऊपर तो पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर कैसा आ जाता है? पार्शियल पॉजिटिव। तो मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, और अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो बताओ En क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। PCl3 PCl5 वाला केस भी लिख सकते हो, ऐसे खूब सारे हो सकते हैं। ठीक है, मैंने 2-4 एग्जांपल ही दिए हैं। आप ये PCl3 से ज्यादा क्या होगा? PCl5 होगा। ठीक है। और SbCl3 से ज्यादा कौन होगा? SbCl5। ये देखो, ये क्या है? +3, ये +3, ये +5, ये +5। एलिमेंट सेम है लेकिन En तब भी अलग अलग हो सकती है। तो ये जब आप नोट कर ले तो एक नोट लिख दें, लिख दो फिर। सेम एलिमेंट कैन शो डिफरेंट En in different oxidation state. Same element can show different En in different oxidation state. Same element can show different En in different oxidation state. नेक्स्ट फैक्टर लिखिए, परसेंटेज S कैरेक्टर। परसेंटेज S कैरेक्टर हटा दूं ये, मतलब नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? परसेंटेज S कैरेक्टर देखना है आपको। ये बेसिकली हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात है, क्योंकि आपके में तो ऑर्गेनिक एकदम धुआंधार चल रही है। इतनी देर लगा के? यस सर, मैं भी फोन लगाता हूँ योगेश जैन से, है ना, बढ़िया चल रही था एकदम। तो उन्होंने SP SP2 SP3 तो पक्का बता दिए होंगे।
है ना, बिना हमारा इंतजार किए, ये तो बता ही दिया होगा। जनरली क्या होता है, बॉन्डिंग के बाद शुरू होती है ऑर्गेनिक। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन पहले पढ़ाना होता है। लेकिन आप ड्रॉपर हैं इसलिए आपकी ऑर्गेनिक पैरेलल चल रही है। अदरवाइज विदाउट हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कोई स्टार्ट नहीं कर सकता। और अगर जिसने करी है तो उसने पहले हाइब्रिडाइजेशन समझाया होगा, वरना तो फिर उसकी हत्या हो जाती है। हाँ, सही बात है। तो सुनो, परसेंटेज एस करेक्टर किस में देखा जाता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। क्या एसपी हाइब्रिडाइजेशन जानते हो? क्या sp2 जानते हो? क्या sp3 जानते हो? इससे आगे भी मैं जनवा दूंगा जब पढ़ाऊंगा तब। लेकिन अभी सिर्फ sp sp2 और sp3 की बात करनी है। बताओ, sp ये हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? आपने पढ़ा है इसलिए पूछ रहा हूं। है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये ऑर्गेनिक निकल के आई। सिर्फ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में समझाया हुआ जो है मुझे पता है वही निकल के आएगा, वही निकल के आएगा। कह रहे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर प्लस लोन पेयर। हाँ, ये इससे तो हाइब्रिडाइजेशन निकलता है। इससे तो हाइब्रिडाइजेशन निकलता है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। मैं पूछ रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? एक 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 आप। अच्छा, अरे मैं सिंपल पूछ रहा हूं, मिक्सिंग ऑफ, ये लाइन पूछ रहा था मैं, सबको पता थी। तो फिर ओवरलैपिंग क्या है? मैं चेक कर रहा हूं, मैं पहले से चेक कर रहा हूं कि मुझे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने में मजा आएगा कि नहीं, है ना। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग भी मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ही है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बताओ मुझे। आप बोलते हो ना ये 1s और sp का बॉन्ड है, या आप बोलते हो ना ये 1s और sp3 का बॉन्ड है। CH4 में, CH4 में CH4 क्या प्रोवाइड कराता है? कार्बन क्या प्रोवाइड कराता है? sp3। और हाइड्रोजन क्या प्रोवाइड कराता है? इसको ऑर्बिटल नहीं बोलोगे क्या? ये ऑर्बिटल नहीं है क्या? ये प्योर ऑर्बिटल है और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो दोनों ऑर्बिटल। क्या ये दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं क्या? तो मिक्सिंग ओवरलैपिंग को नहीं बोलते क्या? तो सर अब आपने तो ऐसे कंफ्यूज कर दिया, हम नहीं पढ़ रहे हैं, बताओ। एक ही एलिमेंट के, एक ही एटम के ऑर्बिटल जब मिक्स होते हैं उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और दो डिफरेंट एटम के ऑर्बिटल जब मिक्स करते हैं तो उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। ये फर्क है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक एटम, जो सेंट्रल एटम होता है, वो अपने ऑर्बिटल्स को ही मिक्स करता है। उसी का s उसी के p, उन्हीं को मिक्स करके एक s एक p तो sp, एक s दो p तो sp2, एक s तीन p तो sp3। एक s और एक p मिलेंगे क्या बनेगा? कितने बनेंगे? क्यों? क्योंकि मिले भी कितने, तो जितने मिलेंगे उतने, याद रहेगा, जितने मिलेंगे उतने बनेंगे। एक एस और एक पी मिला तो एसपी बना, और एसपी कितने बनेंगे? दो, दोनों का नाम एसपी एसपी। एक एस और दो पी मिले, sp2 कितने मिले? बनेंगे भी कितने? तीनों का नाम sp2। एक एस और तीन पी कितने मिले? कितने मिले? चार, बनेंगे भी कितने? चारों का नाम, ऐसा होता है। तो याद रखिएगा, जितने मिलेंगे उतने बनेंगे। जितने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो बेसिकली मैं ये सिखा रहा था कि हाइब्रिडाइजेशन भी मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है और ओवरलैपिंग भी मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या? सेम एटम के मिक्सिंग करने वाला, मतलब सेम एटम के ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाए और वो सब अपनी एनर्जी को क्या कर दे? सेम। क्योंकि S और P को अगर मिक्स नहीं करोगे तो S और P की एनर्जी क्या होती है? लगभग सेम होती है, लेकिन वैसे क्या होती है? अलग अलग। तो इनको एग्जैक्ट सेम करने के लिए सेंट्रल एटम इनकी मिक्सिंग करता है, इनकी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। एक घर में चार कमरे हैं, समझना मेरी बात को। एक घर में चार कमरे हैं, कमरों का नाम है एक S और तीन P। चार कमरे हो गए, लेकिन इनकी साइज अलग अलग है। तीन कमरे बड़े हैं, एक कमरा छोटा है। घर वाले की इच्छा हुई कि मजा नहीं आ रहा तो उसने चारों घिरा दिए और फिर से चार बनाए। लेकिन इस बार जो चारों बनाए उन सबकी साइज कैसी है? एक जैसी। बस यही फर्क है हाइब्रिडाइजेशन में और प्योर में। प्योर का मतलब होता है अभी भी चार हैं लेकिन चारों अलग अलग हैं, लेकिन जब इनको तोड़कर वापस बनाएंगे
तो क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन इज ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का, और क्या क्या होता है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्बिटल, फिर से रिकंस्ट्रक्ट होते हैं, है ना। तोड़ दिए कमरे, लेकिन वापस भी तो कमरे ही बना रहे हो। दूसरा, जितने तोड़े थे उतने ही बना रहे हो, इसीलिए बोलते हैं जितने मिलेंगे उतने बनेंगे। यानी 4 को अगर मिक्स करोगे तो नए भी 4 ही बनेंगे, 3 को अगर मिक्स करोगे तो नए भी 3 बनेंगे, 2 को अगर मिक्स करोगे तो नए भी 2 बनेंगे। फील आई? ओवरलैपिंग अलग है। ओवरलैपिंग का मतलब है जब ये मिक्सिंग हो गई और ये चारों की एनर्जी क्या हो गई? सेम हो गई। तो ये चारों की एनर्जी जब सेम होगी तो ये वाला गैप हटा देंगे, हम इनको एक साथ डीजनरेटेड लिख देंगे। डीजनरेटेड का मतलब होता है सेम एनर्जी, डीजनरेसी का मतलब क्या होता है? सेम एनर्जी पे। तो ये अब सेम एनर्जी के हो गए। अब बताओ, इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी sp3 और इसका नाम भी sp3। लेकिन पहले इसका नाम क्या था? S, और इसका px, इसका py, इसका pz। ठीक है भाई। S के पास कितना एंगल होता है? जितना चाहो उतना। गोल होता है ना 360 डिग्री। S के पास कितना एंगल होता है? जितना चाहो उतना। और अगर ये मिक्स नहीं करे तो इनके पास कितना एंगल होता है? एक्स वाई जेड में किसके 180 हो रहा है? एक्स वाई जेड में किसके 180 डिग्री आ रहा है भाई? बताओ किसके आ रहा है कोई ऐसा? एक्स वाई जेड में 120। अरे 3 प्लेन है, एक्स वाई जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड, इनके बीच में एंगल कितना है? एक्स वाई जेड में जो एंगल है वही पी एक्स पी वाई पी जेड के बीच में एंगल होगा। तो आपने ये देखा होगा कि sp3 का एंगल तो 109.5 डिग्री आता है। सुना है? sp3 का एंगल तो 109.5 डिग्री आता है। कहां से आ गया एंगल? ये तो 90 डिग्री थे, ये तो 90 डिग्री थे। अगर इनको अपना एंगल बढ़ाना है तो एंगल की दुकान पे जाना पड़ेगा खरीदने, और एंगल की दुकान कौन होता है? S। तो जब P S के साथ मिक्स होता है तो P का एंगल बढ़ता है, P का एंगल बढ़ता है, तभी तो मिक्सिंग के बाद एंगल बढ़ गया हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में। अगर ये मिक्सिंग नहीं होती तो S अलग और PX PY PZ जो है वो 90 डिग्री का एंगल लगा के बैठे रहते, और चौथे का कोई अता पता नहीं होता, क्योंकि वो इन 3 के रेस्पेक्ट में, जैसे यहां पे एक ऐसा और ऐसा, इसके रेस्पेक्ट में यहां पूरी इतनी जगह बची हुई है जहां पर चौथा बॉन्ड कहीं पे भी हो सकता था अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं माने तो। लेकिन ये चीज जो है खैर बॉन्डिंग में ही पढ़ेंगे, मैं अभी ऐसे ही थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा था, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का फील दिलाना जरूरी है मुझे यहां पर फिर से लेकर। मतलब मुझे सबसे गंदा सवाल वो लग रहा होता है जो मुझे बाहर आके पूछते कि sp sp2 sp3 है क्या, ये बताओ आप। तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया देना होता है, इसलिए मैंने दे दिया। याद रखिएगा कि जब हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये बहुत आगे का चीज बता रहा हूं मैं, है ना, बहुत हाई लेवल की बात, बहुत मजाक मजाक में सिखा दी मैंने कि जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो पी का कौन सा नेचर बढ़ता है, डायरेक्शनल या एंगुलर? हाँ, क्योंकि इसका तो एंगल बढ़ा, क्योंकि ये तो 90 था, कितना हो गया? और जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसका एस के पास एंगल की कोई कमी नहीं, लेकिन डायरेक्शन की कमी है। तो डायरेक्शन इसके पास है, एंगल इसके पास है, दोनों मिक्स हो गए, अपना अपना फायदा कर लिया। तो बताओ, ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन, ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ s एंड p ऑर्बिटल, एंगुलर नेचर ऑफ p ऑर्बिटल while डायरेक्शनल नेचर ऑफ s ऑर्बिटल, इसका कौन सा नेचर बढ़ता है? डायरेक्शनल। इसका कौन सा बढ़ता है? इसके पास एंगल की कोई कमी नहीं है, लेकिन डायरेक्शन की कमी है। ये नहीं बोल सकता कि मैं x पर हूं, y पर हूं, z पर हूं। क्यों? क्योंकि ये बोलता है मैं तो सब जगह हूं, और जो सब जगह होता है वो कहीं नहीं होता। जो सब जगह होता वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं होता। तो इसका मतलब है इसको बोलने के लिए है नहीं। ऐसा बोलते हो क्या आप? एस एक्स एस वाई एस जेड बोलते हो क्या? नहीं बोलते हो, क्योंकि वो सब जगह है। लेकिन इसकी भी उम्मीद है कि मैं भी कोई पूछे कि तेरी डायरेक्शन क्या है, जीवन में क्या करना चाहता है, तो ये भी बताए कम से कम कि मैं ये करना चाहता हूं, इसकी भी कोई डायरेक्शन हो। तो इसकी इच्छा है मेरी डायरेक्शन बढ़ जाए, इसका इच्छा है मेरा एंगल बढ़ जाए। दोनों की इच्छाएं जब मिक्स होगी तो पूरी हो जाएगी। इसका एंगल बढ़ जाएगा, इसका डायरेक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। बाकी तो अभी तो पता ही है आपको, देसी तरीके से अभी EN पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो sp sp2 sp3 जो है
हाइब्रिडाइजेशन में जब बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा तो अब मुझे समय थोड़ा कम लगेगा। ये जो आज मैंने बताया वो मेरा वहां पर आधा लेक्चर बचाएगा, यहाँ लग गया वैसे तो, पर वो वहां बचाएगा। तो ये याद रहेगा पक्का सबको? ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना दुनिया का सबसे आसान काम, लेकिन जिस दिन हाइब्रिडाइजेशन का थियोरिटिकल सवाल फंस गया उस दिन जनता फंस जाएगी। तो हम वो भी करेंगे और उन्हीं में से कुछ एक दो स्टेटमेंट मैंने आज आपको सिखा दिए। एसपी, sp2, sp3 बताओ, 100 रुपए हैं, दो में बांटने हैं, कितने कितने? 50-50। तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है? कितना आया इसमें? 50% आ गया। अच्छा, इसमें कितना आया? कितने लोग हैं? रुपए कितने हैं? एक के पास कितना आएगा? दो तो भाई हैं, दो तो भाई हैं। 33% एक के पास आएगा, लेकिन पी तो दो है, तो वो तो हो गया 66। तो ये कितना बचा? सिर्फ 33। पॉइंट वाला अपने को नहीं मतलब है ना कि 33.33 पूरा लिखो, कोई जरूरी नहीं। 33%। ये बताओ sp3 कितने लोग, कितने लोग हैं? 4 हैं, 100 रुपए बांटने हैं। एस के पास कितना आएगा? आ गया। परसेंटेज एस कैरेक्टर इस बात को बताता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कितना है। अगर कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल sp है तो इसका मतलब उसमें पड़े हुए इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 है, जैसे ये रहा आपका क्या, sp, ऐसा होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो sp2 कैसा होगा? ये sp है, ये बोला, अभी बोला आपने, खुद बोला, ये क्या है? sp। sp2 कैसा होगा? है वो लीनियर नहीं होता। लीनियर ये दो एसपी अरेंज होते हैं। मैं एक एसपी की बात कर रहा हूं, आप जो लीनियर बोल रहे हो वो ये कह रहे हो कि एसपी, एसपी का मतलब कितने? दो, दो बनेंगे, वो दोनों लीनियरली अरेंज होंगे, इस तरह से, इस तरह से अरेंज होंगे वो। और बेसिकली ये फ्यूज हो जाते हैं, तो ये ऐसा अरेंज हो जाते हैं कि ये जो लोब है ये 3D के अंदर इधर और इधर होती। उसका एंगल बोल रहे हो आप 180 डिग्री, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं एक एसपी तो ऐसा ही दिखेगा ना, और sp2 कैसा दिखेगा ये बता दो मुझे। sp2 कैसा दिखेगा ये बता दो मुझसे। पहले भी तो पढ़े हुए हैं, आगे उठ उठ के बोल रहे थे, बोले आपसे हमने पढ़ा हुआ है, यकीन में ये है वो। मेरे से तो नहीं पढ़ा हुआ आपने, पढ़ा हुआ है तो नींद आ गई थी, नींद आ गई थी नहीं। देखो sp2 भी ऐसा ही होगा, लेकिन थोड़ा बड़ा होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप एक जैसी होती है, बस साइज अलग अलग होती है। शेप क्या है? एक जैसी, मतलब sp जैसा दिखता है वैसा ही क्या दिखता है? sp2, छोटी बॉल, बड़ी बॉल और बड़ी बॉल, और कोई फर्क नहीं है, लेकिन है तो सारी बॉल एक ही जैसे शेप की ना। तो बताओ sp3 कैसा होगा? ऐसा ही होगा लेकिन और बड़ा होगा, ये लो। और जब बड़ा होगा तो यहां कहीं पे सेंटर में, अब भाई ये इस तरफ है ना, तो सेंटर में न्यूक्लियस होता है क्या? तो न्यूक्लियस से लेकर यहां तक के इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्टेंस है वो इसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि ये तो नोडल पॉइंट हो गया ना, नोडल प्लेन हो गया, तो यहां के आसपास तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं। किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फाउंडिंग प्रोबेबिलिटी जो होती है वो उसके टर्मिनल्स पे सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सेंटर में आएगा तो नोडल प्लेन आएगा, और नोडल प्लेन के आसपास जो इलेक्ट्रॉन है वो जीरो प्रोबेबिलिटी रखते हैं, तो टर्मिनल्स पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। बताओ इसकी डिस्टेंस सबसे ज्यादा है क्या? यहां से इसकी डिस्टेंस उससे थोड़ी कम, और यहां पर डिस्टेंस और भी कम, और इधर कौन बैठा है? न्यूक्लियस। बताओ सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? sp। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल sp है तो उसमें पड़े हुए इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन सबसे ज्यादा लगेगा, उस वाले में थोड़ा कम और उससे वाले में और कम। तो ये तो सिखाया मैंने कहां से? s कैरेक्टर से। अब इसी को सोचते हैं p कैरेक्टर से। ये बात तय है कि अगर s बढ़ेगा तो P घटेगा, और S घटेगा तो P बढ़ेगा, क्योंकि टोटल तो 100 ही रुपए हैं, टोटल तो 100 ही रुपए हैं। जब आप देखोगे तो यहां P कैरेक्टर भी 50 है, लेकिन यहां S कैरेक्टर कम हो गया। क्यों? क्योंकि कौन सा कैरेक्टर बढ़ गया? क्योंकि रुपए तो अभी भी 100 हैं, लोग 3 हो गए और 3 में से 2 सेम हो गए, तो जो 2 सेम है उधर पैसा ज्यादा जाएगा, और यहां 3 सेम है तो पैसा और ज्यादा जाएगा। बताओ इधर से इधर जाने पर एस कैरेक्टर तो घट रहा है, लेकिन पी कैरेक्टर
डायरेक्ट भी सोच सकते हो, पी कितना 1, पी कितना 2, पी कितना 3। क्या पी कैरेक्टर बढ़ रहा है? पी कैरेक्टर बढ़ने पर लेंथ बढ़ती है। पी कैरेक्टर बढ़ने पर हाइब्रिड ऑर्बिटल की लेंथ बढ़ती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल की लेंथ बोल रहा हूं, कभी आगे जाकर मेरे से ऐसे मत पूछना कि पी कैरेक्टर कहीं पे भी बढ़ा के कह दो बताओ इसकी लेंथ क्या होगी। मैं कह रहा हूं हाइब्रिड ऑर्बिटल में पी कैरेक्टर बढ़ने पर उसकी लेंथ क्या होती है? बढ़ती है। तो जो मैंने सिखाया वो बेसिकली पी कैरेक्टर से ही सिखाया था। पी कैरेक्टर ज्यादा तो लेंथ, लेंथ ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन पास या दूर, दूर है तो बताओ अट्रैक्शन कम लगेगा या ज्यादा? कम लगेगा, तो फिर En क्या हो जाएगी? कम। तो बताओ सबसे ज्यादा En किसकी होगी? sp, उससे ज्यादा उससे कम sp2 और सबसे कम sp3। क्या इस तरह से आप CH ट्रिपल बॉन्ड CH जानते हो? क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2 जानते हो? क्या CH3 CH3 जानते हो? ये लिख लिया आपने? ये बॉन्डिंग में भी आएगा वैसे चाहो तो ना, वैसे लिख लो तो कोई बात नहीं। साइज का ऑर्डर है ये ना, लिख भी देना साइज। ये साइज का ऑर्डर, ऐसा नहीं हो कि शेप अलग अलग मान लो, शेप सेम है, एक जैसे ही दिखते हैं सब। और चाहो तो इधर लिख दो, इधर से इधर जा रहे हो, जब बना ही लिया है तो लिख दो। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर घट रहा है, परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ रहा है ना? इस इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस, पी कैरेक्टर ज्यादा, लेंथ ज्यादा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है उसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मतलब ये यहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन पड़े, ठीक है, तो उन पर अट्रैक्शन घट जाएगा, तो En क्या हो जाएगी? घट जाएगी। लिख लिया? हाँ, तो इधर अब लिख देना वो CH3 ये भूल गया था मैं। ये जो कार्बन होता है, ये sp का sp हाइब्रिडाइज होता है क्या? ये कार्बन sp होता है, ये कार्बन sp2 होता है, और ये कार्बन, पक्का ना? इसमें हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड है क्या? नहीं नहीं नहीं, इस कार्बन का और हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का बॉन्ड है क्या? ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना कि CH3 और इसका मतलब H इधर आया तो H का बॉन्ड कार्बन से है? पक्का ना? आप उनमें से तो नहीं हो ना? सोच लो। आप विशिष्ट बालक तो नहीं हो, नहीं बालिका, सॉरी, विशिष्ट बालिका तो नहीं हो। वो ऐसे कर दे, मैं बता देता हूँ मेरे साथ क्या हुआ हुआ है ना? कभी कभी कुछ चीजें जिंदगी भर के लिए याद रह जाती है, तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ हुआ है। मैं उसके बच्चे की मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन हाँ, अब मैं कह सकता हूँ कि ऐसा आपको कम से कम नहीं करना है ना? ऐसा तो कोई यहाँ पर नहीं सोचता है। वो कुछ वाकई विशिष्ट बालक था, उसने CH3 लिखा। मैंने गलती ये कर दी कि उसको बोला कि इसको खोल के लिख, तो उसने खोल दिया मेरा दिमाग। ये नहीं, उसने मेरा दिमाग खोल दिया और उसने ऐसा लिखा कि CH और बोला खोल दिया सर। मैंने कहा वाकई धागा खोल दिया तूने, इतना नहीं खोलना था भाई। मैंने उसको बोला कि ऐसा भी नहीं खोलना था। अच्छा, उसके बाद चेन भी सेलेक्ट करी। मैंने कहा इसको भी ले लेता, क्यों छोड़ा है इसको? क्यों? ये हकीकत बता रहा हूं मैं, ऐसा हुआ है। और आप यहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट लगाते हो, Cl लगाते हो ना, लगाते हो IUPAC में, Cl का C लेके कार्बन में गिन रहे हैं, और गिन रहे हैं 1 2 3। मैंने कहा भाई पीछे क्या छोड़ दिया तूने? ये इसका नाम बता दे मुझे, इसका नाम बता दे मुझे, मैं भी लिख लूंगा, IUPAC को बता दूंगा क्या है ये। Cl का C ले लिया। ये होता है, लेकिन 11वीं क्लास में। 11th में बच्चा बिल्कुल ऐसा आता है जिसको लेनी आर्ट्स होती है, ले लेता साइंस है ना? तो वो ऐसा काम कर सकता है, जिसको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर लूंगा। लेकिन इस बच्चे में दिमाग बहुत है, ये IUPAC के नियम बदल सकता है।
सोच रहे हो, ये बहुत आगे जाएगा। अगर जो ऐसा करता है वो अपने आप को बिल्कुल भी छोटा ना आके, आप आगे जाके सारे नियम बदल सकते हो। आप ये सोचो, क्यों? क्योंकि आपको अभी वाले पसंद ही नहीं आ रहे। ऐसा मत करना, और अगर कर दो तो धीरे से आके मुझे बोल देना, और ये भी बोल देना कि क्लास में मत बताना सर, अगले सेशन में किसी को बताऊंगा पक्का, इस सेशन में। ठीक है, चले आगे। हाँ नेक्स्ट, अच्छा ये मेरे ख्याल से ये 3.25 के आसपास पहुंच जाता है। इनफैक्ट कुछ जगह 3.27 भी होता है, और ये होता है 2.75 इसकी ईएन होती है। एंड स्टैंडर्ड कंडीशन वाली हमेशा कार्बन को 2.5 मानना है। जब आपसे कुछ नहीं पूछा जाए, सिर्फ ये पूछा जाए कि कार्बन की ईएन कितनी होगी, तो 2.5 होगी। कितना मानोगे? सिर्फ 2.5। हाँ, sp sp2 ऐसा कुछ आपको देकर पूछे तो फिर आपको वैल्यूज दूसरी बतानी है। बस इतना ध्यान रखना है, sp2 की sp3 से ज्यादा, और sp2 से भी ज्यादा किसकी? sp की। तो ये वैल्यूज देखो इंक्रीजिंग मैनर में लिखी हुई है। ठीक है भाई, ये ना पूछ ले कि सर ये वैल्यू किसकी, en की। चले आगे, नेक्स्ट फैक्टर लिखिए जल्दी, फिफ्थ फैक्टर। नहीं ये हो गया, हाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर हो गया, तो फैक्टर्स है साइड में, बता दिया करो मेरे को। कौन से एस का? ये दोनों एस और पी एक ही शेल नंबर के होंगे जब ये मिक्स होंगे, तो 2s 2p के साथ, 3s 3p के साथ। तो साइज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 3s और 3p की साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। ठीक है, वही कह रहे हो आप। ये पहली चीज हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर बात होगी, ये यूनिक चीज है। नॉर्मल वाले फैक्टर इससे पहले वाले हैं। ठीक है ना, साइज और जेड इफेक्टिव नॉर्मली कोई आपको एटॉमिक या एलिमेंटल फॉर्म में पूछ ले तो बोलना है उसमें साइज और जेड इफेक्टिव, ये अलग चीज है। किसका? ये, हाँ ये साइज का ऑर्डर है, ये पूछ रहे थे क्या आप ये पूछ रहे थे क्या ये साइज का ऑर्डर है? हाँ तो ये तो साइज का ही ऑर्डर, ये साइज का ऑर्डर है। भूल गए क्या पूछ रहे थे? पूछ तो लिया। क्या वैल्यूज अभी मैं बताऊंगा। हाँ, कार्बन की आपको तीनों याद रखनी पड़ेगी, वो मेरे काम नहीं आएगी, वो योगेश जैन सर के काम आएगी, मेरे काम नहीं आएगी। लेकिन कार्बन की वैल्यूज ये बार बार वो लोग बोलेंगे कि देखो ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इसकी ईएन नाइट्रोजन से भी ज्यादा हो जाती है। तो फिर वो वहां पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, जब डीलोकलाइजेशन वगैरह, हाइपर कंजुगेशन वगैरह ये सब पढ़ोगे तो वहां उनको जरूरत पड़ती है। मुझे तो ये सिर्फ एक ही बार यहाँ लिखने के लिए चाहिए, मैंने लिख दी। अब वो आपसे वो भी बताएंगे, ये वैल्यूज वापस बताएंगे, है ना, टेंशन मत लो, वो भी बताएंगे। पर इसकी एप्लीकेशन आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेगी, कार्बन की डिफरेंट डिफरेंट ईएन की। अदरवाइज और इनऑर्गेनिक वालों का काम इससे चल जाएगा कि कार्बन की ईएन कितनी, बोले 2.5, बस। ऐसा हमारा काम ही नहीं है। ठीक है भाई, चले आगे। अब लिखिए एप्लीकेशंस ऑफ ईएन, एप्लीकेशंस ऑफ ईएन। एप्लीकेशंस ऑफ ईएन, पहली एप्लीकेशन नोमेनक्लेचर। आप बोलोगे ये कैसा, तो मैं बोलूंगा ये सिर्फ आज अभी 2 मिनट में पढ़ना है। 2 मिनट के अलावा इसको जीवन में कभी भी इससे ज्यादा समय नहीं देना है, रिवाइज भी नहीं करना है इसको, कि हमने ईएन के बेसिस पर एक चीज सीखी थी। क्यों? क्योंकि तुमको आती है। NaCl लिखते हो या Cl Na लिखते हो? ठीक है, नाम क्या होता है उसका? क्लोरीन सोडियम, क्लोरीन सोडियम या सोडियम क्लोराइड। क्या बोला? सोडियम, सफिक्स यूज किया आइड। तो जिसकी ईएन ज्यादा होती है, सुन लेना, इसीलिए कह रहा हूं आज के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुमको आता पहले से है, बस लिखना है उसको। जिसकी ईएन ज्यादा होती है उसको बाद में लिखा जाता है, बाद में बोला जाता है, और नाम के आगे आइड लगाया जाता है। क्या बोला मैंने? जिसकी ईएन ज्यादा होती है उसको बाद में लिखा जाता है, बाद में बोला जाता है, और बोलते वक्त नाम में सफिक्स क्या यूज करते हैं? आइड। तो इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या लिखोगे? IF7। क्या तुम इसको फ्लोरीन आयोडाइड लिखोगे? क्या नाम लिखोगे इसका? आयोडीन फ्लोराइड। क्या नाम लिखोगे इसका? आयोडीन फ्लोराइड, ऐसे लिखते हैं, है ना। कितनी बड़ी बात बताइए, तो लिख दो फिर।
ठीक है, ये मत बोलना कि और एग्जाम्पल करवाओ। वो जो मैंने बोला वो लिख लेना देसी भाषा में, जिसकी ईएन ज्यादा, बाद में लिखेंगे, बाद में बोलेंगे आइड लगाएंगे। लिख लिया ना? हाँ, क्योंकि उसकी लैंग्वेज मुझे अंग्रेजी आती नहीं है और मैं आज याद करके भी नहीं आया, तो आज के लिए माफ करो। क्या? 88? एट तो आयन बनता है तब लगता है। जैसे कोई नाइट्रेट आयन बोल दिया, तो जो इक एसिड होता है ना, इक, उसका जब आयन बनता है तो 8 लगाते हैं, और जो अस एसिड होता है उसका जब आयन बनता है तो 8 लगाते हैं। तो जो NO3- होता है उसको आप नाइट्रेट 8 बोलते हो, नाइट्रेट। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड से बना हुआ है, नाइट्रिक से बना हुआ है, इसलिए नाइट्रेट बोलते हैं। और जो नाइट्रस एसिड से बना होता है, HNO2, नाइट्रस एसिड, उसको, उससे क्या बनता है? NO2-, उसका नाम होता है नाइट्राइट आयन। तो अस से बनता है 8, इक्स से बनता है 8। ये सब हम पी ब्लॉक में सीखेंगे जब ऑक्सी एसिड पढ़ेंगे तब, है ना? वो अलग चीजें, ये अलग चीजें, यहां उसको मत लाओ। ये तो सिर्फ ऐसे ही है, कंपाउंड्स के नाम में बोलने वाली बात है। चले आगे, अगला लिखो फिर। मेटल, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को जो पसंद करता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। ईएन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन, ईएन कब बढ़ेगी? जब उसको इलेक्ट्रॉन पसंद होगा। ईएन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन कम पसंद है या ज्यादा पसंद है। तो फिर वो कैसा कैरेक्टर दिखाएगा, मेटेलिक या नॉन मेटेलिक? क्योंकि मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को खींचना या लूज करना। वो बात तो यहाँ हो नहीं रही है। हमने मेटेलिक कैरेक्टर भी पढ़ा था, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था, और मैंने उस वक्त बोला था कि जब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात आएगी तो मैं ईएन में पढ़ाऊंगा। जिसकी ईएन ज्यादा उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा, जिसकी ईएन कम उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम। ये सिंपल। लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो ईएन बढ़ती है जनरली, इसीलिए नॉन मेटल्स बढ़ते जाते हैं, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। लिथियम, बेरिलियम मेटल है, फिर उसके बाद बोरोन है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब नॉन मेटल हो गए। तो पी ब्लॉक पूरा राइट साइड में आता है। पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक कहां आता है? लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? राइट में है, इसका मतलब है उन सब की ईएन कम है या ज्यादा है, तो वो इसीलिए तो नॉन मेटल है। क्योंकि ईएन बढ़ती है लेफ्ट टू राइट तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स बढ़ते हैं। तो आपने नॉन मेटल्स को कभी एस ब्लॉक में नहीं देखा, बीच में नहीं देखा, कहां देखा? राइट मोस्ट। क्यों? क्योंकि वहां ईएन ज्यादा है, बढ़ेगी लेफ्ट टू राइट आओगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इसलिए। तो ये ध्यान रखना। और टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम ईएन क्या होती है? डिक्रीज होती है, इसलिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होते हैं। मैं आपसे पूछूं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में अगर मुझे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लिखना है, अगर मुझे इसमें एनएमसी का ऑर्डर लिखना है, बताओ क्या लिखूं? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम ईएन कम तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ईएन कम तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम। तो बताओ सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कौन? फ्लोरीन। उससे कम ये, उससे कम ये, इस तरह से। इसी तरह से हर ग्रुप में इन जनरल बोल सकते हो आप, इन जनरल। जहां पे अगर वैल्यूज में कम ज्यादा का दिक्कत है तो फिर वैल्यूज डिसाइड करेगी कि कौन ज्यादा मेटल है और कौन ज्यादा नॉन मेटल है। वैल्यूज से पता लगेगा। जैसे है ना, मान के चलिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूँ, वैल्यूज मैं लिख रहा हूँ, आप भी सीख जाओगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सल्फर, फिर लिख दिया ऑक्सीजन, उसके बाद लिख दिया सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस, और उसके बाद लिख दिया फ्लोरीन, और पूछा है इसमें एनएमसी का ऑर्डर बताओ। इसका ऑर्डर बताना है एनएमसी। तो पहले वैल्यूज लिख रहा हूं, क्योंकि देखो आपको वैल्यूज पता नहीं है अभी, याद हो जाएगी उसके बाद हो जाएगा। इसका होता है 1.8, इसका होता है 2.1, इसका होता है 3.5, इसका होता है 2.5, और इसका होता है 4.0। तो सबसे ज्यादा जिसकी ईएन वो सबसे अच्छा नॉन मेटल। तो बताओ क्या ऑर्डर लिख सकते हो? सबसे कम सिलिकॉन, उससे ज्यादा फास्फोरस, उससे ज्यादा
सल्फर, उससे ज्यादा ऑक्सीजन, उससे ज्यादा फ्लोरीन। ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर है। तो जब इस तरह की चीज पूछ ली जाए, बहुत नींद आ रही है, नींद बाहर निकल रही है, उबासी के टाइम पे ऐसे नींद बाहर आ रही, यहां तक आ गई थी नींद, ऐसे लिए, ज्यादा आ रही है तो मुंह धो के आ जाओ, वैसे भी ज्यादा ही है, अब तो मुंह धो दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आती है नींद, आएगी यार, रात भर तुम पढ़ते हो तो नींद तो आएगी। संघर्ष, रोको उसको। नेक्स्ट, हटा दो ये, जल्दी लिखो, लिखते ही नहीं हो, सुनते रहते हो खाते, हटते ही नहीं, कैसे, मैं क्या करूं, मैंने नहीं लगवाया ये स्मार्ट बोर्ड, मैं तो इससे भागना चाहता था, मैं तो व्हाइट बोर्ड पे आना चाहता था वापस, लेकिन ये आपकी सुविधा के लिए लगाया गया, ठीक है। किसको ये टेंशन, किसको, ये चैप्टर थोड़ा रह गया बस, बस होने को है। ईएन की जो ये एप्लीकेशंस चल रही है, इसके बाद स्केल्स ऑफ ईएन होते हैं, जो कि मैं करवाऊंगा नहीं, और टाइम मिला तो लिखवा दूंगा, क्योंकि स्केल पे सवाल नहीं आता ना, स्केल पे सवाल नहीं आता, ध्यान रखना। ये जो पॉलिंग स्केल, मोलिकन स्केल, ये ऐसा कोई नहीं पढ़ता, मतलब कुछ भी नहीं, तो वो चीज़ हम नहीं देखेंगे। टाइम मिला तो फिर भी लिख के या स्लाइड प्रिंटेड ले आऊंगा, आपके नोट्स में होनी चाहिए, तो आप देख लेना उस हिसाब से, अदरवाइज कुछ बचा नहीं है। अगली क्लास में ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के नेचर, और अगर वो हो जाएंगे अगली क्लास में, तो अगली क्लास में डेवलपमेंट हमारा छूट रहा है, वो भी मैंने कहा था ना। हाँ, तुम तो भूल गए होंगे, नहीं भूल, पर वो कैसे भूल सकते हैं, वही सब तो हमको याद है, डॉबर नियर ट्राइड, है ना, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, यही सब तो हमको आता है, वो कैसे भूल जाएंगे। तुमको आता है पर उससे सवाल नहीं आता है, टेस्ट में क्या, डेवलपमेंट नहीं, टेस्ट में जो मैंने पढ़ाया वही आएगा, साइज तक जो पढ़ाया, मतलब ये मत समझना, साइज तक ना, एटॉमिक साइज तक। चलिए आगे चले, यस, नेक्स्ट, बॉन्ड पोलैरिटी। पहले से आती है आपको, अभी बता दोगे। ए और बी के बीच में बॉन्ड था, किसकी ईएन ज्यादा थी, ए की ईएन ज्यादा थी, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर, इसको ही तो मैंने बोला था कि पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, पोलर बॉन्ड बोला था। तो बॉन्ड की पोलैरिटी कब बढ़ेगी, जब ये चार्ज घटेगा या बढ़ेगा, अरे बोलो, ये बॉन्ड कितना ज्यादा पोलर, जितना ज्यादा पोलर होगा, जब उसमें चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, और चार्ज कब ज्यादा होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस, तो इसका मतलब है बॉन्ड पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ईएन, लिख दूं क्या, मतलब जितना ईएन में डिफरेंस उतना ज्यादा चार्ज, और जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर। तो पोलर बॉन्ड में भी पोलैरिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जिसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा वही सबसे ज्यादा क्या होगा, पोलर। तो क्या बॉन्ड पोलैरिटी को हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर डेल्टा ईएन ज्यादा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और बॉन्ड की पोलैरिटी भी क्या होगी, बॉन्ड की पोलैरिटी भी ज्यादा होगी। एक अब मैंने लिख दिया एफ, यहां पे लिख दिया मैंने एन एच, यहाँ एन एच बॉन्ड, यहाँ लिख दिया मैंने ओ एच बॉन्ड, और यहाँ लिख दिया मैंने एफ एच बॉन्ड। वैल्यूज में लिख रहा हूं, है ना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं वैल्यूज आपको बता दूंगा, पॉलिंग स्केल, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की तो याद होनी चाहिए। नाइट्रोजन की होती है 3.0, ऑक्सीजन की होती है 3.5, फ्लोरीन की होती है 4.0। 4.0 माइनस इसकी हो गई 2.1, 3.5 माइनस इसकी हो गई 2.1, 3.0 माइनस इसकी हो गई 2.1। डिफरेंस सबसे ज्यादा कहाँ आएगा, जहां सबसे ज्यादा डिफरेंस आएगा, इसका मतलब इधर से इधर जा रहे हो, तो क्या डेल्टा ईएन बढ़ रहा है, तो बताओ बॉन्ड की पोलैरिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है भाई, कुछ लोग ऐसे बहुत जोर जोर से कि ये ठीक नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि बेल लग गई है, निकल, अब हो गया काम। ठीक है, तो बॉन्ड पोलैरिटी लिखवा दिया मैंने, एक एप्लीकेशन और बच रही है, वो बहुत छोटी सी है, वो चाहो तो लिख लो, परसेंटेज आयनिक करेक्टर, वो तुमको ही करना है, 2 मिनट लगेंगे, परसेंटेज आयनिक करेक्टर।
उसके बाद एक बड़ी एप्लीकेशन बचेगी ऑक्साइड के नेचर, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक, वो सबसे लास्ट में लेंगे हम, है ना। और उस पर आधे से आधा लेक्चर भी लग सकता है उस पर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। आयनिक परसेंटेज, आयनिक कैरेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, चलो पहले फॉर्मूला नहीं, पहले ऐसे समझाता हूं। ए और बी में, मेरी बात सुनना, ए और बी में जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस था उतना ही ज्यादा माइनस और प्लस क्रिएट हो रहे थे। ये माइनस प्लस का बन जाना क्या होता है, मान लो ये ऐसे होते, ए पूरा प्लस और बी पूरा माइनस, तो बताओ इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है या आयनिक? तो इसका मतलब है यहां पर पूरे हैं या आधे आधे, आधे आधे हैं, तो इसका मतलब इसको आयनिक बॉन्ड तो नहीं बोलते, लेकिन इसमें आयनिक कैरेक्टर तो आ सकते हैं। तो जब जब भी डेल्टा ई एन बढ़ेगा, क्या यहां पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव बढ़ेगा? और पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव बढ़ेगा तो इसको आयनिक जैसा फील आएगा। फील आएगा मतलब इस कोवेलेंट बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब मैं क्या ये लिख दूं कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड, उतना ज्यादा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। अब अगर जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं उस फॉर्मूले का मतलब समझना, 16 डेल्टा ई एन प्लस 3.5 डेल्टा ई एन का स्क्वायर। ये देखो 16 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, बीच में क्या है प्लस, फिर वापस 3.5 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और ये भी क्या है, स्क्वायर। हर केस में जितना ज्यादा डेल्टा ई एन लोगे, इस फॉर्मूले को देखकर इतनी फील तो आ गई होगी कि जब जब डेल्टा ई एन की वैल्यू बढ़ेगी रिजल्ट बढ़ेगा। तो वही तो लिखा है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कब ज्यादा होगा, जब डेल्टा ई एन ज्यादा होगा। आप यहां वैल्यूज लिख के देख लेना, है ना, और आपको ये करके लाना है, होमवर्क है, कैलकुलेट परसेंटेज आईसी इन एचएफ, और एच की होती है 2.1, एफ की होती है 4.0, और डेल्टा ई एन भी लिख देता हूं, किसी को नहीं आए तो कितना होगा, 1.9। अब तो कर लोगे, परसेंट जो निकालोगे वो परसेंटेज में ही आंसर आएगा। उसको परसेंटेज निकालने के लिए अपनी गणित मत लगाना कुछ, जो भी आएगा वो परसेंटेज आएगा। क्लियर है भाई, कर लोगे पक्का? चलो ठीक है। आयनिक कैरेक्टर नहीं समझ आया? जितना ज्यादा ए एन का डिफरेंस उतना ज्यादा प्लस माइनस, प्लस माइनस का बनना क्या फील दिलाता है, आयनिक होने की फील दिलाता है। तो जितना ज्यादा प्लस माइनस बनेगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर उस बॉन्ड में उतना ही ज्यादा होगा। खत्म, ठीक है, हो गया, हाँ बंद करो।